एवरीवन नमस्कार, मैं गोविंद कुमार संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए न्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ। पटवार का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। 10 जनवरी से इनके एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं और आपको यहाँ पे दोस्तों याद रखना है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए इंग्लिश के लेके आए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट कंप्यूटर क्विज जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में अच्छी हेल्प करेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहुंचे। ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एमसीक्यू है जो आपके एग्ज़ाम में एज इट इज देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना देर गवाए। यहाँ पे दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या पूछा गया है, आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर का उद्भव। माइक्रो प्रोसेसर का उद्भव कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि माइक्रो प्रोसेसर था उसका विकास कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में हुआ। नंबर ए पे प्रथम पीढ़ी, 2 पे द्वितीय पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या फिर चौथी पीढ़ी। जल्दी दोस्तों इसका कमेंट कीजिए, राइट आंसर बताइए जल्दी क्या होगा इसका। देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है जो माइक्रो प्रोसेसर था उसका विकास कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किया गया। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे कभी पहली जनरेशन का इंपॉर्टेंट घटक पूछे तो आपको याद रखना है वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व था। दूसरी पीढ़ी का कभी पूछे तो आपको याद रखना है ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी का कभी पूछे तो आपको याद रखना है आईसी। और चौथी पीढ़ी का जो मुख्य कंपोनेंट था उसमें VLSI टेक्नोलॉजी का यूज़ रखना है। प्लस माइक्रो प्रोसेसर का उद्भव भी कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किया गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, किस कंप्यूटर का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधानों में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी बताइए इसका। क्वेश्चन के अंदर दोस्तों पूछा गया है किस कंप्यूटर का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधानों में किया जाता है। नंबर ए पे लिखा हुआ है सुपर कंप्यूटर, नंबर 2 पे लिखा हुआ एनालॉग कंप्यूटर, नंबर 2 पे लिखा हुआ 3 पे लिखा हुआ डिजिटल कंप्यूटर और नंबर 4 पे लिखा हुआ माइक्रो कंप्यूटर। देखिए दोस्तों, जल्दी आप कमेंट कीजिए, राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा सुपर कंप्यूटर। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि सुपर कंप्यूटर है ये विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है और आपको याद रखना है कि इन्हीं कंप्यूटर का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी करना, चक्रवातों का पहले से अनुमान लगाना और भी जो मनुष्य की जटिल कार्यों के उपयोग के लिए किया जाता है। किसी मिसाइल का परीक्षण करना है। इसके अलावा आपको याद रखना अंतरिक्ष अनुसंधानों में इसका बहुत ही उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये आ सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। एनालॉग कंप्यूटर होता है ये केवल मापन प्रक्रिया को पूरा करने वाले कंप्यूटर होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर लिखा हुआ है ये आपको याद रखना है, ये किसी प्रकार की गणना करने के लिए बनाए जाते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर आज की टाइम में आप जो भी यूज़ कर रहे हैं मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, ये सारे के सारे मतलब की आपको याद रखना है माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए लिखा हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन है किस प्रिंटर का उपयोग अक्सर उच्च क्वालिटी वाले वेक्टर का उत्पादन करने तथा हाई क्वालिटी वाले टेक्स्ट तथा चित्र की प्रिंट देने के लिए किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी बताइए। नंबर ए पे लिखा हुआ लेजर प्रिंटर, नंबर 2 पे लिखा हुआ इंकजेट प्रिंटर, नंबर 3 पे लिखा हुआ प्लॉटर और नंबर 4 पे लिखा हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों प्लॉटर। देखिए आपको कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है सबसे उच्च क्वालिटी वाली वेक्टर का उत्पादन करने वाला प्रिंटर कभी पूछे तो आपको याद रखना है इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा प्लॉटर। बाकी इसके अलावा देखें तो यहाँ पे आपको याद रखना है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर एक सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रिंटर कह सकते हैं। इसके अंदर टोनर और ब्लैक सूखे पाउडर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इंकजेट प्रिंटर की बात करें तो इंकजेट प्रिंटर होता है
इसमें दोस्तों इंक का इस्तेमाल होता है, छोटे छोटे बूंदों को छिड़काव के द्वारा प्रिंट बाहर निकलती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा गया था कि सबसे उच्च क्वालिटी वाली वेक्टर का उत्पादन किया जाता है, वो दोस्तों होता है प्लॉटर। सबसे महंगा प्रिंटर का उदाहरण कह सकते हैं प्लॉटर, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण माना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा CPU का आंतरिक भाग नहीं माना जाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा CPU का आंतरिक भाग नहीं माना जाता है। देखिए दोस्तों, ए पे लिखा हुआ प्रोसेसर, नंबर 2 पे लिखा हुआ मदरबोर्ड, नंबर 3 पे लिखा हुआ माउस और नंबर 4 पे लिखा हुआ है उपरोक्त सभी। जल्दी से दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। इसका दोस्तों राइट आंसर बताइए क्या होगा। निम्न में से कौन सा CPU का आंतरिक भाग नहीं माना जाता है, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, माउस या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों माउस। देखिए दोस्तों, माउस एक अलग से युक्ति होती है, इनपुट युक्ति होती है। यह हालांकि CPU से अटैच तो की जाती है, लेकिन आंतरिक भाग के रूप में ये नहीं मानी जाती। ये मतलब इसकी बाहरी भाग कहलाता है। प्रोसेसर और मदरबोर्ड CPU के अंदर वाले भाग को कहा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, कंप्यूटर के लिए मॉनिटर तथा कीबोर्ड का इस्तेमाल कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया गया। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन डाला था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको याद रखना है, कंप्यूटर के लिए मॉनिटर तथा कीबोर्ड का इस्तेमाल कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया गया। नंबर 1 पे लिखा हुआ प्रथम पीढ़ी, नंबर 2 पे लिखा हुआ द्वितीय पीढ़ी, नंबर 3 पे लिखा हुआ तीसरी पीढ़ी और नंबर 4 पे लिखा हुआ 5वीं। जल्दी बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर माना जाएगा वो होगा दोस्तों कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है कि जैसे जैसे कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी में विकास हुआ, वैसे वैसे कंप्यूटर का आकार छोटा होता गया और जैसे हम आगे बढ़े तो तीसरी पीढ़ी के अंदर इसका आकार काफ़ी छोटा हो गया था, क्योंकि आउटपुट के लिए मॉनिटर तथा इनपुट के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे हो चुका था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको याद रखना है, विश्व का पहला प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर कौन सा था। कई बार दोस्तों ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आपको याद रखना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर, जल्दी बताइए दोस्तों क्या था। पहला ए पे लिखा हुआ परम, बी पे लिखा हुआ CDC 6700, सी पे लिखा हुआ IBM और डी पे लिखा हुआ K202। दोस्तों कमेंट कीजिए, राइट आंसर बताइए इसका क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, नंबर 2 पे लिखा हुआ CDC 6700 ये विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। इसका विकास 1967 के अंदर हुआ था दोस्तों। इसका विकास कब हुआ था? 1967 के अंदर हुआ था। जबकि परम है ये भारत का पहला प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर है। IBM ये भी एक सुपर कंप्यूटर जो अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया। K202 ये एक मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है। जबकि यहाँ पे दोस्तों पूछा गया था कि पहला प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो आपको याद रखना है CDC 6700 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना इनमें से कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है। नंबर ए पे लिखा हुआ CD, नंबर 2 पे लिखा हुआ DVD, नंबर सी पे लिखा हुआ फ्लॉपी डिस्क और नंबर 4 पे लिखा हुआ है हार्ड डिस्क। दोस्तों जल्दी इसका कमेंट कीजिए, राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों हार्ड डिस्क। देखिए हार्ड डिस्क होता है ये चुंबकीय डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क का उदाहरण माना जाता है, जबकि ऑप्टिकल डिस्क के अंदर ये नहीं आएगा। CD DVD पेन ड्राइव वगैरह ये सारे के सारे आपको याद रखना है, CD DVD वगैरह ये सारे ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण के अंदर माने जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी यूनिट के संदर्भ में सबसे छोटी इकाई है। रिपीट हो रहा है दोस्तों क्वेश्चन, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। नंबर ए पे लिखा हुआ बीट, नंबर 2 पे लिखा हुआ निबल, नंबर 3 पे लिखा हुआ बाइट और नंबर 4 पे लिखा हुआ किलोबाइट। जल्दी दोस्तों कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में सबसे छोटी इकाई कभी पूछा जाए तो वो होता है दोस्तों बीट। क्या होता है दोस्तों? बीट होता है।
बीट जब 4 बीट मिलते हैं तब एक निबल का निर्माण होता है और 8 बीट का संग्रह होता है दोस्तों 1 बाइट। ठीक है, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, मतलब सबसे छोटी इकाई यहाँ पे कौन सी हुई? बीट हुई। कौन सी दोस्तों? बीट होगा यहाँ पे। राइट आंसर इसका बीट होगा। बीट कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एफटीपी का पूरा नाम। कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ए पे लिखा हुआ फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल, नंबर 2 पे लिखा हुआ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नंबर 3 पे लिखा हुआ फाइनल टेक्स्ट प्रोटोकॉल और नंबर 4 पे लिखा हुआ फील्ड टेक्स्ट प्रोटोकॉल। जल्दी दोस्तों कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नंबर बी वाला, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। दोस्तों क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल वगैरह नहीं होता है। इसका दोस्तों नंबर बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में एंड्रॉयड के द्वारा विकसित किया गया पहला वर्जन था। जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके संदर्भ में एंड्रॉयड का पहला वर्जन था एस्ट्रो, नोगाट, जीजरबैंड या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है गूगल ने जब एंड्रॉयड युक्ति मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में एंड्रॉयड बनाया था तो एंड्रॉयड में पहला वर्जन लॉन्च किया था, उसका नाम था दोस्तों एस्ट्रो। नंबर ए वाला ऑप्शन इसका राइट माना जाएगा, एस्ट्रो इसका सही माना जाएगा। जबकि इसमें नोगाट लिखा हुआ बुक्स के अकॉर्डिंग सबसे ये नवीनतम वर्जन आप कह सकते हैं। एंड्रॉयड ने मतलब इसकी अपने जो यहाँ पे संस्करण है सारे के सारे वो अल्फ़ाबेटिकली यूज़ किया, ए पे किया, बी पे किया, ऐसे मतलब अल्फ़ाबेटिक क्रम वाइज इन्होंने चलाया और पहला था दोस्तों इसका एस्ट्रो था। क्या था दोस्तों? एस्ट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कंप्यूटर के संदर्भ में बूटिंग से क्या तात्पर्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन, आ सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर के संदर्भ में बूटिंग से क्या तात्पर्य है। नंबर ए पे लिखा हुआ कंप्यूटर को बंद करना, नंबर 2 पे लिखा हुआ कंप्यूटर को शुरू करना, नंबर 3 पे लिखा हुआ कंप्यूटर में किसी डेटा को इंसर्ट करना और नंबर 4 पे लिखा हुआ उपरोक्त सभी। जल्दी बताइए दोस्तों राइट आंसर। देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो कंप्यूटर को शुरू करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? बूटिंग कहलाता है। हालांकि कंप्यूटर के अंदर बूटिंग प्रोसेस 2 प्रकार की होती है, कोल्ड बूट और वार्म बूट। वह कंप्यूटर जो पहले से पावरलेस है उस पावरलेस कंप्यूटर को शुरू करना क्या कहलाएगा दोस्तों? कोल्ड बूट। जबकि वह कंप्यूटर जो ऑलरेडी ऑन है उस ऑन कंप्यूटर किसी कारणवश अगर रीस्टार्ट किया जाता है तो वो रीस्टार्ट होने वाली प्रोसेस को दोस्तों क्या कहा जाएगा? वार्म बूट। तो यहाँ पे इसका पूछा गया है दोस्तों वो यहाँ पे कौन सा आंसर है? इसका आंसर बी माना जाएगा, यानी कंप्यूटर को शुरू करना ही क्या कहलाएगा? बूटिंग कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद में सर्वप्रथम खुलने वाले डिस्प्ले को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा। किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद में सर्वप्रथम खुलने वाले डिस्प्ले को कहा जाएगा। नंबर ए पे डिस्प्ले, नंबर 2 पे स्क्रीन, नंबर 3 पे डेस्कटॉप और नंबर 4 पे रिबन। जल्दी बताइए दोस्तों राइट आंसर दोस्तों बताइए इसका क्या होगा। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों नंबर सी, यानी डेस्कटॉप। डेस्कटॉप होता है ये कंप्यूटर के अंदर खुलने वाली पहली डिस्प्ले होती है। जब आप विंडोज़ को लोड करते हो, लोड होने के बाद जो आपके सामने व्यवस्थित स्टार्ट हो जाता है कंप्यूटर, तो जो पहली डिस्प्ले ओपन होती है जहाँ पे काफ़ी सारे कंप्यूटर के आइकन होते हैं और भी मतलब यहाँ पे रिसाइकल बिन का आइकन होता है, नेटवर्क, यानी पूरा जो यहाँ पे पहले डिस्प्ले होती है उसको दोस्तों डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल का उदाहरण है। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आपको समझना है कि नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल होता क्या है। देखिए दोस्तों पहले मैं नॉन वॉलेटाइल के बारे में बता देता हूँ। नॉन वॉलेटाइल वह मेमोरी है जो लाइट जाने के बाद में भी अपने अंदर जो डेटा था उसको बरकरार रखती है, यानी लाइट जाने के बाद में भी अपने अंदर सेव डेटा को एज इट इज सुरक्षित रखती है, यानी वो उसमें स्थायी रूप से पड़ा रहता है, वो मिटता नहीं है लाइट जाने के बाद में। देखिए दोस्तों अगर वॉलेटाइल मेमोरी की बात की जाए तो वह मेमोरी होती है जो बिजली रहने तक ही सीमित होती है, मतलब लाइट जाने के बाद में उसमें सारा डेटा जो होता है वो डायरेक्टली मिट जाता है। तो आपको याद रखना है, आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है, देखो रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या उपरोक्त सभी। जल्दी दोस्तों कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा इसका।
दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये तीनों ऐसी मेमोरी है जो लाइट जाने के बाद में भी अपने अंदर डेटा को बरकरार रखती है, मतलब नॉन वॉलेटाइल का उदाहरण ये तीनों मानी जाएगी। इसके अलावा सीडी, डीवीडी ये भी नॉन वॉलेटाइल के उदाहरण आप कह सकते हो। जबकि रैम होती है दोस्तों, रैम एक होती है वो वॉलेटाइल होती है। एकमात्र ऐसी मेमोरी जो वॉलेटाइल कहलाती है वो है दोस्तों रैम। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नंबर 1 पे लिखा हुआ कीबोर्ड, नंबर 2 पे लिखा हुआ माउस, नंबर 3 पे लिखा हुआ जॉयस्टिक और नंबर 4 पे लिखा हुआ दोस्तों टच पैड। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या टच पैड? क्या बोला क्वेश्चन के अंदर? कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण नहीं है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड होता है दोस्तों ये एक टाइपराइटर इनपुट डिवाइस होता है। इसके माध्यम से आप टाइप करके को अंदर ले सकते हो डेटा, लेकिन पॉइंट करके नहीं ले सकते। यानी पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर आप यहाँ पे याद रखना माउस, जॉयस्टिक, टच पैड ये तीनों पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण, जबकि कीबोर्ड एक टाइपराइटर मशीन होता है, इनपुट डिवाइस तो है लेकिन ये पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस कीबोर्ड कुंजी को अक्सर एरो कुंजी भी कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन रिपीट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि इनमें से ऐसी कौन सी कुंजी है जिसको अक्सर एरो कुंजी के नाम से जाना जाता है। नंबर 1 पे लिखा हुआ है टॉगल कीज, नंबर 2 पे लिखा हुआ नेविगेशन कीज, नंबर 3 पे लिखा हुआ फंक्शन कीज, नंबर 4 पे लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन कीज। बताइए दोस्तों कमेंट, क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि नेविगेशन कीज होती है, इस नेविगेशन कीज को ही आप एरो कीज कह सकते हैं। मीन्स ये हुआ कि आप एरो की भी कह सकते हो और इसको मतलब नेविगेशन कीज भी कह सकते हैं। इसका राइट आंसर जो भी होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों, क्या होगा यहाँ पे याद रखना है आपको, नेविगेशन कीज। क्या होगा दोस्तों? नेविगेशन कीज को एरो कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में उपयोग किया जाने वाला एक इनपुट डिवाइस था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो वह क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मीन्स आपको समझना है कि वह क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको देखना है कि इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी थी, फर्स्ट जनरेशन के अंदर यूज होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा था जिसके माध्यम से आप कोई डेटा अंदर दे सकते हो, जो आज कीबोर्ड और माउस के माध्यम से दे रहे हो। तो पहली जनरेशन के अंदर तो कीबोर्ड ना था और ना माउस था, तो यहाँ पे उसका कार्यकर्ता कौन था? तो आपको याद रखना दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों नंबर बी, पंच कार्ड। पंच कार्ड वह एक युक्ति है जो पहली पीढ़ी के अंदर इनपुट देने के लिए यूज में ली गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? देखिए दोस्तों ये टॉपिक मतलब एक चैप्टर से मैं बना के लेके आया हूँ आपके सामने। और भी बहुत सारे वीडियो पूरे पटवार पैटर्न के ऊपर आधारित मैंने बहुत सारे वीडियो जैसे कंप्यूटर क्विज वाला डाले हुए हैं। अगर आप ये सारे वीडियो पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि मतलब आपके लगभग सारे के सारे क्वेश्चन राइट होंगे सिवाय 1 या 2 क्वेश्चन के। तो आप इन वीडियो को जरूर देखें, और भी मैंने आगे वीडियो बनाया उनको भी आप प्लीज़ देखते रहिए ताकि आपको अच्छी हेल्प मिल सके। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? नंबर 1 पे लिखा हुआ मॉनिटर, नंबर 2 पे लिखा हुआ प्रोजेक्टर, नंबर 3 पे लिखा हुआ स्पीकर और नंबर 4 पे लिखा हुआ है बारकोड रीडर। कंप्यूटर के वे डिवाइस जिसके माध्यम से किसी डेटा को बाहर निकाला जा सकता है, चाहे आवाज़ हो, चाहे कोई टेक्स्ट हो, कोई पेपर हो, कोई भी हो सकता है, वह डिवाइस जिसके माध्यम से कोई बाहर निकलता है, सारे के सारे आउटपुट डिवाइस है। अब दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों बारकोड रीडर होता है, ये एक इनपुट युक्ति होती है। मीन्स इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों बारकोड रीडर। यानी बारकोड रीडर एक इनपुट युक्ति है, ये किसी कोड को स्कैन करके पढ़ने का कार्य करती है। जबकि मॉनिटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर ये तीनों के तीनों किसके डिवाइस होते हैं? आउटपुट के। तो यहाँ पे आपको याद रखना ये तीनों मतलब इसके आउटपुट के होंगे। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? बारकोड रीडर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ निम्न में से किस कुंजी द्वारा स्टार्ट बटन को लॉन्च किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, आपके कंप्यूटर के चैप्टर में यहाँ पे 2 से 3 चैप्टर के अलग अलग मैंने यहाँ पे वीडियो बनाए हुए हैं और उन्हीं में से मतलब की जो इंपॉर्टेंट मतलब की टॉपिक है यहाँ से मैं ये क्वेश्चन आपके सामने शो कर रहा हूँ। निम्न में से किस कुंजी द्वारा स्टार्ट बटन को लॉन्च किया जाता है। नंबर ए पे लिखा हुआ एंटर कीज, नंबर 2 पे लिखा हुआ विंडोज़ कीज, नंबर 3 पे लिखा हुआ टैब कीज और नंबर 4 पे लिखा हुआ टॉगल कीज। जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों याद रखना है कि कीबोर्ड की वह कुंजी जो स्टार्ट बटन लॉन्च करने का मीन्स यहाँ पे आपको याद रखना है कि कुंजी कौन सी होगी दोस्तों। यहाँ पे विंडोज़ कीज होगी। क्या होगी दोस्तों, विंडोज़। यानी विंडोज़ कीज के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, आप स्टार्ट बटन को क्या कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है निम्न में से किस मेमोरी के द्वारा सीपीयू और मुख्य मेमोरी की गति बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन रिपीट मीन्स इंपॉर्टेंट। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वह क्वेश्चन जो ज़्यादा बार आपको आ रहा है सामने, आपके सामने आ रहा है, मतलब वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसको जरूर पढ़े, इग्नोर ना करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया कि निम्न में से किस मेमोरी के द्वारा सीपीयू और मुख्य मेमोरी की गति बढ़ाई जाती है। नंबर ए पे लिखा हुआ रैम, नंबर 2 पे लिखा हुआ रोम, नंबर सी पे लिखा हुआ कैश मेमोरी और नंबर डी पे लिखा हुआ हार्ड डिस्क। बताइए दोस्तों कमेंट, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा नंबर सी, यानी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कंप्यूटर की वह मेमोरी है जिसके माध्यम से क्या होता है दोस्तों, सीपीयू और मुख्य मेमोरी की गति बढ़ाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना अंतिम क्वेश्चन है आपके इस क्विज का। ये मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के लेकर आया था। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, किस कंप्यूटर बार का कार्य यूजर के द्वारा किए गए कार्य की स्थिति बताना है। यहाँ पे कंप्यूटर की जो बार होती है, टास्क बार, टाइटल बार, उनके बारे में क्वेश्चन बन रहा है कि वह कौन सी बार है जो यूजर जब डॉक्यूमेंट में वर्क करता है तो उसके द्वारा मतलब किए गए कार्यों की स्थिति बताई जाती है। नंबर ए पे लिखा हुआ टास्क बार, नंबर 2 पे लिखा हुआ स्टेटस बार, नंबर 3 पे लिखा हुआ स्क्रॉल बार और नंबर 4 पे लिखा हुआ दोस्तों टाइटल बार। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए जल्दी, क्या होगा दोस्तों। स्टेटस, स्थिति बताने वाली बार कौन सी होगी दोस्तों, यहाँ पे स्टेटस बार होगी। टाइटल बार के जस्ट ऊपरी भाग में स्थित होते हैं जहाँ पे जूम स्लाइडर वगैरह भी होता है। यूजर ने कितने डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड टाइप किए, कितनी लाइन टाइप किए, किस डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर वर्क करा है, ये पूरी की पूरी स्थिति बताने वाली जो बार होती है ये वाली दोस्तों होती है स्टेटस बार। तो दोस्तों ये मैं लेके आया था आपके लिए 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप इसमें से मतलब 10 की क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं तो मैं समझूंगा कि आपके पटवार के लिए तैयारी बहुत ही अच्छी है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मतलब कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी मैं जो नया वीडियो बनाऊँ आपके पटवार पैटर्न के ऊपर तो आपके सामने वो वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।